नमस्कार, शाम के 4 बजने वाले हैं। वक्त है फास्ट एंड फैक्ट्स का। फास्ट एंड फैक्ट्स में देखिए आज की तमाम बड़ी खबरें पूरी रिसर्च के साथ। मैं हूं सचिन और मेरे साथ है पूर्णिमा मिश्रा। नमस्कार। इस वक्त जो बड़ी खबर है उससे हम शुरुआत करते हैं। संघ प्रमुख मोहन भागवत ने कहा है कि अगर भारतीय मुसलमान भारत माता की आरती करें तो उसमें हर्जी क्या है। मध्य प्रदेश के बैतूल में हिंदू सम्मेलन चल रहा था जिसमें उन्होंने ये बात कही है। उसमें बोलते हुए भागवत यहां तक कह गए कि मुसलमान खुदा की इबादत करते हैं। अब खुदा की इबादत के साथ अगर भारत माता की भी आरती करें तो इसमें हर्ज क्या है। बैतूल में चल रहे हिंदू सम्मेलन में भाग लेने पहुंचे भागवत ने इससे पहले बैतूल जेल में गोवलकर की मूर्ति पर माल्यार्पण भी किया। राष्ट्रीय मुस्लिम मंच है तो भारत माता की आरती करेगा ही, इसमें आश्चर्य कोई बात नहीं है। ये बिल्कुल स्वाभाविक बात है, क्योंकि इबादत से मुसलमान होंगे, राष्ट्रीयता से कोई हिंदू है, भारत माता के पुत्र है। और इसलिए हम हिंदू समाज है, अदर समाज है तो हमको एक रहना ही है। होली से पहले आरबीआई ने लोगों को बड़ी सौगात दी है। जल्द ही सेविंग अकाउंट से कैश निकालने पर लगी हुई लिमिट को हटा दिया जाएगा। आरबीआई ने 13 मार्च से बैंक अकाउंट से पैसा निकालने की सीमा खत्म करने का ऐलान किया है। 20 जनवरी से सेविंग अकाउंट से पैसा निकालने की लिमिट एक महीने में 24,000 से बढ़ाकर 50,000 कर दी जाएगी। Effective from 20th February 2017, the limits on cash withdrawals from the savings bank accounts will be enhanced to rupees 50,000 per week from the current limit of 24,000 rupees per week. हालांकि लोन की ईएमआई कम करने की उम्मीदों को आरबीआई ने झटका दिया है। आरबीआई ने रेपो रेट में किसी तरह की कटौती नहीं किए जाने का ऐलान किया। मौजूदा वित्त वर्ष की आखिरी मौद्रिक नीति की समीक्षा में आरबीआई ने रेपो रेट को 6.25% पर बरकरार रखा। In these highly uncertain conditions, the Monetary Policy Committee exercised abundant prudence in keeping the policy rate on hold. आरबीआई ने जीडीपी यानी विकास दर का अनुमान घटा दिया है। मौजूदा वित्त वर्ष के लिए विकास दर 6.9% रहने का अनुमान है, जबकि अगले वित्त वर्ष में विकास दर 7.4% रहने का अनुमान जताया गया है। इससे पहले 7 दिसंबर को पेश की गई समीक्षा में आरबीआई ने मौजूदा वित्त वर्ष में देश की विकास दर 7.1% रहने का अनुमान जताया था। पिछले साल 8 नवंबर को नोटबंदी की घोषणा के बाद आरबीआई की तरफ से 2 बार बैंक से कैश निकालने की लिमिट को बढ़ाया जा चुका है। तमिलनाडु में सियासी घमासान के बीच शशिकला ने एआईएडीएम के दफ्तर में विधायकों के साथ बैठक की। बैठक के बाद शशिकला ने पूरे मामले को विरोधियों की साजिश बताया। पनीर सेल्वम के रुख पर भी हैरानी जताई। शशिकला ने कहा है कि कोई भी ताकत एआईएडीएमके को नहीं तोड़ सकती। இந்திய அண்ணா திராவிட முன்னேற்ற கழகத்தின் விரோதிகள் வரிந்துகட்டு வருகிறார்கள், துரோகத்தின் வடிவத்திலும் வருகிறார்கள். கழகம் அதற்கு அஞ்சாது, தோற்க வைப்போம். என்னை சட்டமன்ற குழு தலைவராக முன்மொழிந்தவர் 8 மணி நேரம் கழித்து ஒரு பொய்யை சொல்கிறார் என்றால் அந்த இடைப்பட்ட நேரத்தில் நடந்தது என்ன? इससे पहले सीएम पद से इस्तीफा दे चुके पनीर सेल्वम ने केंद्र सरकार पर भरोसा जताया और कहा कि केंद्र की सरकार तमिलनाडु की जनता के साथ है और जो तमिलनाडु की जनता के साथ हो मैं उसके साथ हूँ। தமிழக மக்களுடைய உரிமைகளுக்கு நாங்கள் தொடர்ந்து குரல் கொடுப்போம். பங்கம் ஏற்படுகின்ற பொழுது அதனுடைய நியாயத்தை நாங்கள் எடுத்துச் சொல்வோம். மக்களுக்கு ஏற்றுக்கொள்ளக்கூடிய திட்டங்களை தான் நாங்கள் வரவேற்போம். மக்களுக்கு விரோதமாக இருக்கின்ற திட்டங்களை மத்தியில் யார் ஆட்சியில் இருந்தாலும் நாங்கள் அதை எதிர்ப்போம் என்று சொல்லியிருக்கோம்। डीएमके नेता कनिमोझी ने तमिलनाडु में चल रही सियासी घमासान में राज्यपाल से दखल की मांग की है। पन्नीर सेल्वम ने कहा है कि जयललिता की कृपा से वो 2 बार सीएम बने हैं और अगर पार्टी चाहेगी तो वो अपना इस्तीफा वापस ले लेंगे। तमिलनाडु में मचे सियासी घमासान पर कांग्रेस ने बीजेपी और केंद्र सरकार पर साजिश रचने का आरोप लगाया है। शशिकला और पनीर सेल्वम के बीच हुए सत्ता विवाद पर कांग्रेस ने मोदी सरकार पर चोर दरवाजे से सत्ता हथियाने का आरोप लगाया। तमिलनाडु में एक बार फिर राज्यपाल को कठपुतली बनाकर
सरकार को गिराने का ये षड्यंत्र मोदी सरकार द्वारा किया जा रहा है। केंद्र सरकार ने कांग्रेस के आरोपों को नकारते हुए इसे अंदरूनी मामला कहा है। और वहाँ एक सिचुएशन क्रिएट हुआ है, उसमें लेकर के राजनीति रंग देना दिल्ली में ठीक नहीं है। गवर्नर इज स्टडीइंग द सिचुएशन कॉन्स्टिट्यूशनली, लीगली, and he will take an appropriate decision, and center has no role to play in this. डीएमके ने मामले में अपना हाथ होने से इनकार किया है। See, they may say anything, but we look after our own works. We are a responsible opposition party and we are functioning our duty. संविधान विशेषज्ञों ने मामले को लेकर राज्यपाल की भूमिका को सही ठहराया है। The governor, to my mind, has not done anything constitutionally wrong. शशिकला जयललिता के साथ आय से अधिक संपत्ति मामले में आरोपी थी। 13 फरवरी को सुप्रीम कोर्ट में इस पर फैसला आना है। अगर शशिकला दोषी पाई गई तो उन्हें जेल जाना पड़ सकता है। अगर शशिकला को 2 साल से ज्यादा की सजा हुई तो वो 6 साल तक चुनाव नहीं लड़ पाएंगे। शशिकला के शपथ ग्रहण में हो रही देरी को भी सुप्रीम कोर्ट के फैसले के इंतजार को इसे लेकर वजह माना जा रहा है। यूपी में पहले चरण के चुनाव के लिए सभी पार्टियों ने पश्चिमी यूपी में अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। बीजेपी की ओर से गाजियाबाद में पीएम मोदी ने विजय शंखनाद रैली की। समाजवादी पार्टी, कांग्रेस और बीएसपी पर हमला बोला। बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह ने हाथरस में मोर्चा संभाला। आपने पिताजी का क्या किया, चाचा जी का क्या किया, बहुओं का, भतीजों का, भाइयों का क्या क्या किया, वो तो उत्तर प्रदेश की जनता भली भांति जानती है। पिछले 15 साल से उत्तर प्रदेश के अंदर ये सपा बसपा बसपा सपा सपा बसपा जो क्रम चला है, उसने उत्तर प्रदेश को बर्बाद कर रख दिया है। कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी ने भी हाथरस में रैली को संबोधित किया। नोटबंदी को लेकर मोदी सरकार को घेरने की कोशिश की। बीएसपी प्रमुख मायावती ने बदायूं में पूर्ण बहुमत से सरकार बनाने का दावा किया। मैंने कहा मोदी जी हिंदुस्तान का किसान त्रस्त है, तरस खाइए। किसान के लिए आप कर्जा माफ कीजिए। और मोदी जी का जवाब ऐसे मिला, देखिए जैसे अब सन्नाटा छा गया वैसे। इन दोनों ही सरकारों की गलत नीतियों व गलत कार्यकलापों के कारण अब यहाँ प्रदेश की लगभग 22 करोड़ जनता में जो जबरदस्त नाराजगी व आक्रोश व्याप्त है। यूपी की 403 विधानसभा सीट के लिए 11 फरवरी से 8 मार्च के बीच 7 चरणों में चुनाव होने हैं। पश्चिमी यूपी में पहले 2 चरणों में 11 फरवरी और 15 फरवरी को वोट डाले जाएंगे। 11 फरवरी को मेरठ, सहारनपुर मंडल के 8 जिलों की 73 सीट पर वोटिंग होगी। 11 फरवरी को होने वाले पहले चरण के चुनाव के लिए कल प्रचार का आखिरी दिन है। उत्तर प्रदेश चुनाव के लिए आज कांग्रेस ने अपना घोषणा पत्र जारी कर दिया। लखनऊ में प्रदेश अध्यक्ष राज बब्बर, प्रभारी गुलाम नबी आजाद, शीला दीक्षित समेत कई कांग्रेसी मौजूद थे। कांग्रेस के घोषणा पत्र में महिला आरक्षण, किसानों को मुफ्त बिजली, पंचायतों में महिलाओं को 50% आरक्षण, बेहतर कानून व्यवस्था, महिलाओं के लिए अलग थाने, सस्ती बिजली और होमगार्ड की समस्याओं को सुलझाने का वादा किया। इंडस्ट्रीज, माइक्रो और स्मॉल और मीडियम इंडस्ट्रीज, हैंडलूम और वीवर्स और पावर लूम की बिजली भी उनको सस्ती देने का हमारी सरकार काम करेगी। कांग्रेस यूपी चुनाव समाजवादी पार्टी के साथ मिलकर लड़ रही है। समाजवादी पार्टी अपना घोषणा पत्र पहले ही जारी कर चुकी है। समाजवादी पार्टी का लैपटॉप, स्मार्टफोन, प्रेशर कुकर जैसी कई सुविधाएं देने का वादा है। बीजेपी ने लैपटॉप के साथ 1 GB डेटा मुफ्त, गांव में 24 घंटे बिजली, भू माफियाओं के खिलाफ टास्क फोर्स बनाने का दावा किया है। आरएलडी ने सरकारी नौकरी में महिलाओं को 33% आरक्षण, 14 दिनों में गन्ना किसानों का भुगतान और अलग से कृषि बजट का वादा किया है। यूपी विधानसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी से गठबंधन के बाद कांग्रेस 105 सीट पर चुनाव लड़ रही है। आम आदमी पार्टी पंजाब और गोवा में दुनिया भर के चुनावी वायदे कर रही, लेकिन दिल्ली में किए गए अपने वायदे अब तक पूरे नहीं किए। जी मीडिया के अखबार डीएनए के मुताबिक दिल्ली में सरकार बनाने के करीब 2 साल बाद भी केजरीवाल सरकार जनता से किए वादे पूरे करने में नाकाम रही है।
केजरीवाल सरकार बजट का अब तक 12,224 करोड़ खर्च ही नहीं कर पाई है। ये पैसा दिल्ली में शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़क और यातायात जैसी जरूरी सुविधाओं पर इस्तेमाल होना था, लेकिन ये रकम दिल्ली सरकार की तिजोरी में पड़ी है। इस मामले में मुख्य सचिव ने दिल्ली सरकार के कई अधिकारियों को तलब कर जवाब मांगा है। साल 2016-17 में दिल्ली का कुल बजट 47,600 करोड़ था। नियोजित बजट 20,600 करोड़ था, जिसमें से 60% यानी 12,224 करोड़ खर्च ही नहीं किया गया। महिला सुरक्षा के लिए आवंटित 200 करोड़ और सरकारी स्कूलों में सीसीटीवी लगाने के लिए आवंटित 100 करोड़ का फंड यूं ही पड़ा है। केजरीवाल अक्सर केंद्र पर कम पैसा देने का आरोप लगाते रहते हैं, लेकिन वो सरकारी खजाने में पड़े फंड का भी इस्तेमाल नहीं कर पा रहे।